तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट स्ट्रेंथ को गिरने से रोकने के लिए एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा कई सारे स्वदेशी एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स लगातार 114 फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी अपने प्रयास को चला रहा है। और इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में कई सारे देशों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, लेकिन इनमें सबसे बढ़ चढ़ के भूमिका असल में अमेरिका के द्वारा लिया जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया भी इस टेंडर को जीतने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा मिग-35 एयरक्राफ्ट के रूप में मध्यम वजन के 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर किया गया है, तो वहीं पे सुखोई 35 के रूप में हैवी वेट क्लास के 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया है। पर अचानक से मिग-35 एयरक्राफ्टों को लेकर अब रशिया के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जो रशिया को टेंडर में बढ़ोतरी दिला सकता है, या फिर कहे तो मिग-35 एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में एक नया चांस पैदा कर सकता है। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे मिग-35 एयरक्राफ्टों को लेके रशिया की तरफ से उठाया गया एक ऐसा कदम का जिक्र कर रहा हूँ जो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के भविष्य को डिसाइड करेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया मिग-35 एयरक्राफ्टों को और मजबूत बनाने के लिए इसमें ऑन बोर्ड इक्विपमेंट के रूप में सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को इस्तेमाल कर रहा है। अब दोस्तों ये जो मिग-35 एयरक्राफ्ट है ये रशिया के लिए फिलहाल अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करके रशिया रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करके अपने बेड़े के ताकत को भी रशिया मजबूत करना चाहता है। और हाल ही के तास न्यूज के एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि नियर फ्यूचर में मतलब आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर रशिया के बेड़े में बड़े मात्रा में मॉडर्नाइज मिग-35 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों मिग-35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट मिग-29 एयरक्राफ्टों से ही शुरू हुआ था। बेसिकली इंडियन नेवी में जो मिग-29 के और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं एयरक्राफ्टों के ही एक 4++ जनरेशन के वेरिएंट मिग-35 एयरक्राफ्ट है। पर मिग-29 और मिग-35 एयरक्राफ्टों में समानताएं काफी कम है और दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अलग भी है। दोस्तों साल 2023 में भारत के जो बेंगलोर शहर में एरो इंडिया एग्जीबिशन आयोजित किया गया था, यहाँ पे मिकोयान कॉर्पोरेशन के अधिकारी या फिर कहते हो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था और उनके द्वारा खुलासा किया गया कि कैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मिग-35 एयरक्राफ्टों को और मजबूत बनाया जा रहा है। हालांकि इस साल मतलब साल 2023 में रशियन एयरफोर्स को बड़े मात्रा में मिग-35 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना था, लेकिन लड़ाई के कारण फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि रशियन एरोस्पेस फोर्स को इस साल मिग-35 एयरक्राफ्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों चुनौतियों को देखते हुए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के तरफ से मिग-35 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के जो नया वेरिएंट मतलब अपग्रेडेड मिग-35 एयरक्राफ्ट होगा ये असल में रशियन बेड़े के जो लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है मतलब सुखोई 30 SM-2 और सुखोई 35 SM जैसे एयरक्राफ्टों के ऑनबोर्ड इक्विपमेंटों से भी लैस होगा। हालांकि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इसी तरीके के बातों का खुलासा करते हुए बताया गया था कि लंबे समय से ऐसे प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से सुखोई के बेहतरीन और टेस्टेड पार्ट्स को मिकोयान मिग-35 एयरक्राफ्टों में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। अब दोस्तों ये जो मिग-35 एयरक्राफ्ट है इसका भविष्य बहुत बड़े मात्रा में भारत के टेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को लेके रशिया को एक्सपोर्ट मार्केट में अब तक कोई भी सफलता नहीं मिला है और इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके भी किसी भी देश की तरफ से अब तक ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं जताया गया। मतलब अगर इन एयरक्राफ्टों को भारत नहीं खरीदता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिग-35 एयरक्राफ्ट को लेके रशिया को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसीलिए दोस्तों भारत के टेंडर के ऊपर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इतना बारीकी से नजर रखा हुआ है और टेंडर में थोड़ा बहुत बदलाव होने पर ही रशिया के द्वारा टेंडर को लेकर रिएक्शन दिया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों भारत के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही शायद यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से मिग-35 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के ये जो टेंडर है इसमें मिग-35 एयरक्राफ्ट अन्य एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सके, खास करके राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को हरा के टेक्निकल राउंड को पार कर सके और उसके बाद रशिया के लिए शायद और कोई बड़ा चुनौती ना हो, क्योंकि प्राइस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में शायद ही कोई देश रशिया को भारत के टेंडर में हरा सके। मतलब दोस्तों रशिया के मिग-35 एयरक्राफ्टों के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है टेक्निकल राउंड को क्लियर करना, मतलब भारत के आवश्यकताओं को देखते हुए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके अलावा बाकी एयरक्राफ्टों को चुनौती देते हुए उन एयरक्राफ्टों से आगे रहना। हालांकि मिग-35 एयरक्राफ्टों के सामने केवल मात्र राफेल ही बड़ा चुनौती नहीं है बल्कि कई सारे अन्य एयरक्राफ्ट भी इस टेंडर में भारत के सामने ऑफर के तहत पेश किया गया है, जिनमें कुछ
मॉडर्न और कुछ काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी शामिल है। कुछ कुछ जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर भी चर्चा कर रहा है और शायद ये चर्चा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके ही हो। वहीं पे दूसरी तरफ अगर F-35 एयरक्राफ्ट ऑफर होता है तो इसे काउंटर करने के लिए भी रशिया की तरफ से सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर MiG-35 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो ये भी भारत के टेंडर को देखते हुए ही बनाया गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने साल 2007 के एरो इंडिया शो के दरमियान ही लाया गया था। MiG-35 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को पूरा करने के लिए किया गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दो कि उस टेंडर में भी MiG-35 एयरक्राफ्टों को मुंह की खाना पड़ा और रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर में टेक्निकल राउंड को भी MiG-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करना संभव नहीं हो पाया था। अब ऐसे में मॉडिफाइड MiG-35 एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से कई सारा बदलाव किया गया है, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार शायद MiG-35 एयरक्राफ्टों को टेक्निकल राउंड क्लियर करने में उतना बड़ा चुनौती ना मिले। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों के कुछ स्पेशल फीचर्स को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस रडार के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हवा में एक साथ 30 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेटों को एक ही साथ एंगेज करने का क्षमता रखता है। कुछ कुछ जगहों में यह भी बताया जाता है कि ये MiG-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार को असल में रशिया की तरफ से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए ही डेवलप किया गया था, लेकिन जिन फीचरों का जिक्र किया गया है उन्हें देखते हुए नहीं लग रहा है कि ये कोई 5th जनरेशन का रडार होगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा भी MiG-35 एयरक्राफ्टों में हथियारों को लेकर कुछ तब्दीली किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक MiG-35 एयरक्राफ्ट लंबे दूरी तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल और कई सारे घातक एयर टू सरफेस मिसाइलों को कैरी करेगा। और कुछ कुछ जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कैरी कर सकेगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो MiG-35 एयरक्राफ्टों के लिए स्टैंडर्ड में अपना जगह को पक्का करना और आसान हो जाएगा। दोस्तों रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य फीचरों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को असल में मल्टी रोल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया गया है और एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट साल 2016 में हुआ था। साल 2019 में इसे रशिया के बेड़े में शामिल किया गया है, लेकिन अब तक बताया जाता है कि इसके 8 एयरक्राफ्टों को ही बनाना संभव हो पाया, जिनमें 6 सीरियल एयरक्राफ्ट और 2 टेस्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों के सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट ही है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये मध्यम वर्ग का है, मतलब इसका लंबाई 17.3 मीटर, विंग स्पैन 12 मीटर, हाइट 4.7 मीटर और विंग एरिया 42 मीटर स्क्वायर है। जबकि इसके वजन को अगर देखा जाए तो इसका एम्प्टी वेट 11 टन, ग्रॉस वेट 17.5 टन और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन के आसपास है। हालांकि मैक्सिमम लैंडिंग वेट 16.8 टन के आसपास है, जिससे कि अंदाजा लग रहा है कि ये एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे ही आकार का और वजन का है। एयरक्राफ्टों में 2 क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 52 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 88 किलोन्यूटन है। और इन इंजनों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैक्सिमम हाई ऑल्टीट्यूड में 2100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि लो लेवल में मतलब सी लेवल में 1400 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भरता है। और इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.25 है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड करीब 804 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट का रेंज 2100 किलोमीटर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है। 3 ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट 3000 किलोमीटर दूर तक जा सकेगा, जबकि अगर इसे एयर टू एयर रिफ्यूल किया जाता है तो ये 6000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीब 16 किलोमीटर है और +9G से लेके -3G तक दबाव झेल सकता है। हथियार के रूप में इसमें एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 9 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 6.5 टन मतलब 6500 किलोग्राम के वजन या हथियारों को कैरी कर सकता है, जो भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ही बराबर का है। हालांकि ये राफेल से काफी कम है। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-73 और R-77 मिसाइलों को कैरी करेगा, जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-25, KH-29, KH-38 जैसे मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में KH-31 मिसाइल को कैरी करेगा और एंटी शिप मिसाइल के रूप में KH-31 AD मिसाइल को कैरी करेगा। MiG-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा कुछ कई स्पेशल बॉम्ब्स को भी कैरी किया जाएगा, जिनमें KAV सीरीज के ज्यादातर बॉम्ब हैं। एवियोनिक्स के रूप में दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट में फिलहाल Zuk ME पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक्सपोर्ट वेरिएंट में Zuk A और AM एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार इस्तेमाल होगा और इसमें OLS-13 SM-1 IRST सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डेटा बस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।